बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है और 10th क्लास की ये किताब है। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर का पार्ट 2। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। उसके बाद में ब्राइट ने क्या किया, जब वो 7th क्लास में आए, हमने देखा कि 2nd क्लास में जब थे तब उन्होंने 25 तरह की जो प्रजातियां हैं तितलियों की, बटरफ्लाइज की, उसके बारे में स्टडी करी थी। जब वो 3rd ग्रेड में पहुंचे थे तब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और उनकी माँ ने उनको एक किताब ला के दी थी जिसके ऊपर उन्होंने आगे पढ़ाई करी और फिर एक एक्सपेरिमेंट भी किया। वो चिप्पियाँ लगाई तितलियों के पंखों में, मोनार्क जो तितली थी उसके, और फिर धीरे धीरे उसमें उनका इंटरेस्ट खो गया था। अब जब वो 7th ग्रेड में आ गए हैं, देन इन द 7th ग्रेड 7वीं कक्षा में पहुंचने के बाद में ही गॉट अ हिंट, उनको एक सुझाव मिला, एक आइडिया आया ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि असली विज्ञान आखिर है क्या चीज़। क्योंकि अब तक तो वो जो कुछ भी कर रहे थे वो अपनी रुचि के अनुसार कर रहे थे, विज्ञान के बारे में उन्हें कोई जानकारी ज़्यादा थी नहीं। तो अब उन्हें पता चला कि असली जो साइंस है, असली जो विज्ञान है वो क्या है। इज़ व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, और इस चीज़ के बारे में उनको तब पता चला जब उन्होंने एक काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया और वहाँ पे वो हार गए। ही एंड लॉस्ट, वहाँ पे वो हार गए एंड लॉस्ट, यानी कि, और लॉस्ट का मतलब है खो देना, यानी कि वहाँ पे उनकी कोई भी जो पोजीशन है वो नहीं आई। उन्होंने इस साइंस काउंटी फेयर में भाग लिया और वहाँ पे वो जब हार गए तब उन्हें पता चला कि असली विज्ञान क्या है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग। अब वो कहते हैं कि ये बड़ा ही गलत अनुभव लगा उनको, बहुत ही बुरा लगा, उदास हो गए, वो सैड हो गए, एक सैडनेस वाली फीलिंग थी, ऐसी उनको अनुभूति हो रही थी। टू सिट देयर, कि वो वहाँ पे बैठे हैं, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और वहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, जबकि बाकी जो लोग आए थे वो कुछ ना कुछ वहाँ से जीत के गए थे और ये वहाँ से आए बिल्कुल हार के, इनको वहाँ पे कोई उपलब्धि नहीं मिली। तब इनको असल में पता चला कि असली विज्ञान क्या है। एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। अब उन्होंने वहाँ पे जो भाग लिया था उस विज्ञान मेले में, तो ये क्या बना के ले गए थे, तो वो कहते हैं हिज एंट्री, यानी मैंने जो दाखिला लिया था उस मेले में वो क्या था, किस आधार पे लिया था, वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। इन्होंने मेंढक के टिश्यूज की स्लाइड बनाई थी। काउंटी का मतलब होता है ब्रिटेन, आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय स्वशासन वाला क्षेत्र, ठीक है। साइंस फेयर का मतलब है विज्ञान मेला और लॉस्ट का मतलब होता है हार गए। सैड फीलिंग यानी एक बहुत ही दुखद एहसास। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश। स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज यानी कि मेंढक की कोशिका समूह की स्लाइड्स, जो उन्होंने भी ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये मेंढक की कोशिका समूह की वो स्लाइड्स दिखाई थी उन्होंने, कि वो बनी बनाई ले गए थे और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था, यही उनका एक्सपेरिमेंट था। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना या समझना। विनर्स यानी विजेता, और रियल एक्सपेरिमेंट मतलब होता है वास्तविक प्रयोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंटी साइंस फेयर, तो ये जो काउंटी साइंस फेयर है, ये काउंटी यानी जो अमेरिका का जो क्षेत्र है उसमें से पूरे जगह से आए हुए जो बच्चे थे वो इस विज्ञान मेले में भाग ले रहे थे। उसमें एब्राइट ने भी भाग लिया और वो हार गए। और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो स्लाइड बना के, बनी बनाई स्लाइड लेके गए थे, किसकी, मेंढक के जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनकी। और अब उनको पता चलता है आगे, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और वो उन्होंने कहाँ दिखाई थी, एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, मैंने कल आपको बताया था, उसके नीचे उस स्लाइड को रख के उसको दिखाया था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वो बनी बनाई चीज़ थी जिसको वो लेके गए थे उस एक्सपेरिमेंट के लिए। ही रियलाइज्ड, फिर उनको ये एहसास हुआ, द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कि जो लोग जीते हैं उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है। जैसे ये तो एक टिश्यू की स्लाइड ले गए थे और उसको समझाया था कि ये इसके अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस उत्तक के अंदर, लेकिन जो बाकी बच्चे थे वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग करके लेके गए थे जो उन्होंने खुद किया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ खोज कर रखी थी उसके ऊपर। तो वो एक रियल एक्सपेरिमेंट थे, यानी वास्तविक
प्रयोग थे वो जो बच्चे करके लेके गए थे। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, बल्कि वो ऐसा नहीं था कि एक साधारण सा डिस्प्ले यानी साधारण तरीके से आप एक स्लाइड ले गए हो बनी बनाई और उसको आपने दर्शा दिया है, दिखा दिया है। तो इसलिए ये वहाँ पे हारे। तो इनको रियल रीज़न समझ में आया कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो रियल साइंस नहीं है, और जो बाकी के बच्चे जो जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई वास्तविक प्रयोग किया है, कुछ खोज करी है जो वो दिखा रहे हैं। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing, और already यानी पहले से ही the competitive spirit का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा की मनोवृत्ति। already का मतलब होता है इतनी जल्दी या उसी समय उनको ये ऐसा लगा कि ये जो प्रतिस्पर्धा की मनोवृत्ति है वो उनके अंदर जाग गई। अब उनको समझ में आ गया दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग, कि उन्होंने उस चीज़ ने उसकी तरफ उनको ले जाना शुरू कर दिया कि अब अगर आपको कोई भी प्रतियोगिता जीतनी है तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे कुछ ना कुछ नई खोज करके लेके आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ उनके अंदर दिखाई देने लग गई थी, यानी प्रकट होने लग गई थी। क्या चीज़? एक प्रतिस्पर्धा की भावना। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment। अब वो कहते हैं कि अब मुझे पता चल गया है, मैं ये जान चुका हूँ कि मुझे अगले साल का जो मेला लगेगा, जो एग्जीबिशन लगेगी, फेयर होगा, उसके लिए I would have to do a real experiment, मुझे उसके लिए एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। He said, और वो कहते हैं the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years। और वो कहते हैं कि मैं किस विषय के बारे में ये अपना जो अगली साल की जो तैयारी है, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या करूँगा, वो जो विषय है वो क्या था उनके लिए। वो आई न्यू, वो कहते हैं मैं जो जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था, मोस्ट अबाउट वॉज, जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था वो था इंसेक्ट, यानी कीटों के कामों के बारे में, क्योंकि उन्होंने पहले बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी कर रखी थी। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, तो वो कहते हैं कि मैं पिछले कई सालों से जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी मैं कीटों के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंसेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, बटरफ्लाई के ऊपर जैसे उन्होंने काम किया था, तो वो कहते हैं अब मुझे एक विषय भी मिल गया है कि मुझे अगला जो प्रोजेक्ट जो मैं तैयार करूँगा वो कीटों के ऊपर ही करूँगा। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्गट फॉर आइडियाज़, तो उन्होंने डॉक्टर उर्गट को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आप मुझे कुछ विचार भेजिए, कुछ आइडियाज़ भेजिए जिसके ऊपर कि मैं आगे काम कर सकूं। उन्होंने उनसे राय मांगी। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस, और उनके इस पत्र के जवाब में डॉक्टर उर्गट ने उनको बहुत सारे सुझाव भेजे, आइडियाज़ भेजे कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये स्टडी कर सकते हो। कीटों के बारे में उसने कहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक आइडिया मांगा था, तो बहुत सारे आइडियाज़ उनको वापस रिटर्न में भेजे गए डॉक्टर उर्गट के द्वारा। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, आइडियाज़ का मतलब होता है सुझाव, और स्टैक ऑफ सजेशंस का मतलब होता है ढेर सारे सुझाव, जैसे कि उन्होंने ढेर सारे सुझाव उनको भेज दिए थे। अब आगे देखते हैं। दोज केप्ट एब्राइट बिजी, और उन सारे सुझावों ने, जो भी उन्होंने आइडियाज़ मांगे थे, उसने एब्राइट को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया, यानी व्यस्त कर दिया, क्योंकि वो उस पर काम करने लग गए थे। ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल फेयर्स, और जब उनको वो सारे के सारे सुझाव प्राप्त हुए और उसके ऊपर उन्होंने काम किया, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए ऑल थ्रू हाई स्कूल, तो पूरे हाई स्कूल के दौरान, उस हाई स्कूल की स्टडी के दौरान, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से उनको आगे जो समय आया उसमें बहुत सारे इनाम भी मिले। लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उसके बाद में ये सिलसिला चालू हो गया कि उनको बहुत सारे जो प्राइजेस हैं, इनाम जो हैं वो मिले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी मिले, और वो प्रोजेक्ट कहाँ पे थे? काउंटी जो फेयर थे उसमें भी मिले, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में, यानी खाली काउंटी साइंस फेयर में नहीं, अमेरिका तक ही वो सीमित नहीं रहे, अमेरिका के बाहर भी जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान एग्जीबिशंस थी, जो फेयर होते थे, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और उनको इनाम भी मिला। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, यानी जब वो 8वीं क्लास में आ गए, 8वीं क्लास का जो उनका प्रोजेक्ट था
पहले हमने 7th क्लास की बात की थी, अब वो 8वीं क्लास में आ गए हैं। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो हर बार जब भी वो कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसका एक विषय चुनते थे, उसके ऊपर वो काम करते थे और फिर उसका रिजल्ट लेके वो उस मेले में यानी उस एग्जीबिशन में जाया करते थे और वहाँ पे डिस्प्ले करते थे, तो उनको इनाम भी मिलते थे। अब वो जब 8वीं क्लास में आ गए तो उन्होंने क्या टॉपिक चुना प्रोजेक्ट के लिए? ट्राइड टू फाइंड द कॉज। उन्होंने कारण पता लगाना की कोशिश करी। ट्राइड यानी कोशिश करना, टू फाइंड द कॉज कि क्या कारण है ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, कि क्या कारण है एक वायरल डिजीज यानी विषाणुओं से होने वाली एक ऐसी बीमारी जो कि वायरल डिजीज दैट किल्स, विषाणु से होने वाला एक डिजीज यानी बीमारी दैट किल्स, जो मार देती है नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, यानी लगभग सभी जो मोनार्क इल्लियाँ होती हैं उनको मार देती है एवरी फ्यू ईयर्स, यानी हर कुछ सालों के बाद में वो ये स्टडी जो चल रही थी कि भाई क्या कारण है कि मोनार्क जो तितलियां हैं उनके अंदर एक ऐसा विषाणु पैदा हो जाता है जिसके कारण कि वो जो कैटरपिलर्स हैं वो उनको ख़त्म कर देती है कैटरपिलर वाली स्टेज पर ही। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट था जिस पे वो स्टडी कर रहे थे। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बिटल, और एब्राइट को ऐसा लगा, उनका ये विचार था कि ये जो बीमारी है यानी ये जो वायरल डिजीज है ये किस कारण से हो रही है, विषाणु कहाँ से आते हैं। एब्राइट थॉट, उन्होंने सोचा द डिजीज माइट बी कैरिड, कि उनको लगता है कि ये जो विषाणु है ये किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, यानी कौन उसको लेके आता है, बाय अ बिटल, कि एक बिटल के द्वारा। बिटल होता है भंवरा एक तरह का, तो वो कहते हैं एक तरह का कोई भंवरा है, बिटल है, जो ये जो विषाणु है इनको लाता है और ये जो प्यूपा के ऊपर जब वो बैठता होगा तो वो विषाणु जो है वो उस वो विषाणु को साथ में लेके आता है और उस विषाणु से जो ये बटरफ्लाइज हैं यानी जो तितलियां हैं इनके जो कैटरपिलर्स हैं वो कैटरपिलर वाली स्टेज पे ही वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी प्यूपा तक तो वो पहुंचती ही नहीं है, प्यूपा वाली स्टेज तक तो पहुंचती ही नहीं है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कोशिश करी कि वो उन भंवरों की उपस्थिति में ही दोबारा से जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसमें बहुत सारी मोनार्क जो तितलियां हैं उनको उनका जो एग है वो लेके आएगा और उससे जब वो कैटरपिलर वाली स्टेज पे पहुंचेंगी तो उसमें वो भंवरा भी रखेगा उस जगह पे जहाँ पे वो पनप रही होंगी, ताकि वो ये देखे कि आखिर क्या बिटल ही कारण है, यानी कि जो भंवरा है वो ही कारण है कैटरपिलर की इस स्टेज पे ये जो इतनी ज़्यादा संख्या में ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या ये भंवरा ही है कि वो कोई ना कोई ऐसा विषाणु लेके आता है जिससे कि ये कैटरपिलर स्टेज पे ही ख़त्म हो जाती हैं और आगे प्यूपा तक पहुंचती ही नहीं है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ऑल थ्रू हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल के आरंभ से लेकर अंत तक प्राइज प्रोजेक्ट्स, पुरस्कार जीतने वाली परियोजनाएं। इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले। कॉज का मतलब होता है कारण और वायरल डिजीज का मतलब होता है विषाणु जनित रोग। बिटल यानी एक प्रकार का भंवरा। तो बच्चों अभी इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि जब वो 8वीं क्लास में थे तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और उनका प्रोजेक्ट क्या था कि ये जो, क्योंकि वो तितलियों के ऊपर स्टडी कर रहे थे और मोनार्क जो तितली है उसी पे उन्होंने शुरू से स्टडी करी थी, तो उसी के जो कैटरपिलर होते हैं यानी जब अंडा होता है और अंडे के बाद में जो कैटरपिलर बनता है फिर प्यूपा बनता है और फिर बटरफ्लाई बनती है, ये स्टेजेस उनको पता थी। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक कैटरपिलर वाली जो स्टेज है उसके ऊपर किया कि ऐसा होता है कि जब ये कैटरपिलर्स बने होते हैं, जब वो स्टेज चल रही होती है तो कैटरपिलर वाली स्टेज पे ही बहुत सारे कैटरपिलर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एक विषाणु के कारण, एक जो डिजीज़ होता है उसके कारण ख़त्म हो जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो विषाणु हैं जिनके कारण वो कैटरपिलर्स ख़त्म हो रहे हैं, ये विषाणु कहाँ से आते हैं, जो बीटल है उसके द्वारा ये विषाणु यहाँ तक पहुँचते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए वो वापस एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो बहुत सारे वापस से एग लेके आते हैं मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसके, और उस बटरफ्लाई से जब वो कैटरपिलर वाली स्टेज पे पहुंचते हैं वो सारे एग्स, तो वहाँ पे वो भंवरे को भी रखते हैं और उनकी प्रेजेंस में वो देखते हैं कि आखिर ऐसा है क्या कि ये जो बीटल है इसके द्वारा यानी इसके माध्यम से कोई ऐसा वायरल विषाणु जो है वो
रोग जो है, वायरल डिजीज़, विषाणु रोग जो है वो इन कैटरपिलर्स के अंदर जा रहा है क्या और ये मर रहे हैं क्या। तो वो जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है तो देखिए आगे क्या होता है। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, और वो कहते हैं कि मुझे कोई भी वास्तविक रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हुए, यानी उनको ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला कि ये बात वो सिद्ध कर सकें कि बीटल्स जो हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं कैटरपिलर वाली स्टेज पे बटरफ्लाइज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उनके माध्यम से एक वायरल डिजीज़ उनमें पनपने लग जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब नहीं होता, वो कहते हैं उनको कोई रियल रिजल्ट उसका मिलता नहीं है। ही सेड, वो कहते हैं, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। फिर वो कहते हैं कि हालांकि मेरा ये जो प्रयोग मैंने किया था ये इसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि जब मैंने इतने टाइम तक इसको पूरे को एक्सपेरिमेंट को किया है, एक प्रयास किया है, अब वो सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो उसी को ले जाते हैं और उस जो एग्जीबिशन है साइंस फेयर उसमें जाते हैं और बताते हैं कि भाई मैंने ये एक टॉपिक लिया था, इस पे ये स्टडी करी और इसका रिजल्ट मुझे अभी मिला ही नहीं है, यानी जो मैं चाह रहा था कि शायद ऐसा होगा वैसा हुआ नहीं, इसका रियल रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो जब लोगों ने वैज्ञानिकों ने उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको जब देखा तो उसके आधार पर ही, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी थी एक नई चीज़ करने की, अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे ने कोशिश तो करी थी, इसलिए उनको इनाम भी मिला और वो जीते भी। तो बट आई वेंट अहेड, यानी मैं आगे चलता रहा, उन्होंने कहा, एंड शोड दैट, और वो जो मेरा एक्सपेरिमेंट था यानी जो मैंने खोज करी थी, वो जो मेरा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने खोज करी थी वो मैंने दिखाई। आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने कम से कम खोज करने की कोशिश तो करी है, प्रयोग करा तो है। दिस टाइम आई वन, और इस बार मेरे को जीत प्राप्त हुई। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियरी दैट विसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। उसके बाद में अगले साल जो उन्होंने टॉपिक लिया अपने एक्सपेरिमेंट का, अपने प्रयोग का, वो ये था, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, यानी विज्ञान एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए जो उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक लिया वो ये था, वॉज टेस्टिंग, कि वो एक प्रयोग करेंगे, द थियरी, एक सिद्धांत के बारे में, दैट विसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। इसमें दो तरह की तितलियों के नाम हैं, एक है विसरी बटरफ्लाइज यानी विसरी नाम की तितलियां, और दूसरी है मोनार्क नाम की तितलियां। ये तितलियों के नाम हैं। तो वो अब कहते हैं कि इस बार का जो मेरा प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि ये जो विसरी बटरफ्लाइज हैं ये मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, यानी विसरी जो तितलियां हैं वो मोनार्क जो तितलियां हैं उनको कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती हैं। अब वो ऐसा क्यों करती हैं? द थियरी वॉज, अब वो जो थियरी थी यानी वो जो प्रयोग था वो क्या था, सिद्धांत जो पता लगाना था उनको, वॉज दैट विसरी लुक लाइक मोनार्क्स, क्योंकि जो विसरी तितलियां हैं वो दिखने में मोनार्क तितलियों की तरह लगती थी। ठीक है, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और मोनार्क पक्षी जो है और मोनार्क जो तितलियां हैं उनका जो स्वाद है वो पक्षियों को पसंद नहीं था, और हमें पता है कि पक्षी जो हैं वो इन इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये जो स्टडी थी वो इसलिए करी जा रही थी कि मोनार्क जो तितलियां हैं उनको ये पक्षी जो हैं वो नहीं खाते हैं, और विसरी जो तितलियां हैं उनको वो पक्षी खा लेते हैं। तो विसरी जो तितलियां हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो दिखने में मोनार्क तितलियों से काफ़ी मेल खाती थी, तो वो उसको और कॉपी भी करती हैं ताकि वो पहचानी ना जा सकें, क्योंकि जब उसको बर्ड खाएगा तो स्वाद से ही पहचानेगा। ऊपरी जो लुक था वो एक जैसा था, दोनों का लगभग एक जैसा था, तो वो और ज़्यादा उसको कॉपी करती थी ताकि वो बिल्कुल पकड़ में ही नहीं आए चिड़िया के कि वो मोनार्क तितली है या वो विसरी तितली है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विसरी जो तितलियां थी उनको पक्षी बहुत खाते थे और मोनार्क जो तितली थी उसको नहीं खाते थे। तो उन पक्षियों से बचने के लिए ये जो विसरी तितलियां थी ये अपने आप को कॉपी कर लेती थी मोनार्क तितलियों की तरह, उठना बैठना चलना जैसे भी जो भी उनकी चीज़ें थी वो कॉपी करती थी और उनके साथ रहती थी, ताकि पक्षियों को पहचान में ही नहीं आए कि वो विसरी बर्ड्स हैं और वो अपने जीवन को बचा सके। तो जो टॉपिक था एक्सपेरिमेंट का वो यही था कि जो विसरी जो तितलियां हैं वो किसको कॉपी करती हैं, मोनार्क तितली को कॉपी करती हैं, और रीज़न भी बताया रहे हैं कि क्यों करती हैं।
बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क जो पक्षी है, क्योंकि जो मोनार्क तितलियां हैं वो उनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। विसरीज ऑन दी अदर हैंड, यानी कि अगर दूसरी तरफ देखें तो जो विसरी जो तितलियां हैं वो डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका जो स्वाद है वो पक्षियों को बहुत अच्छा लगता होगा। तो वो उसी जो बर्ड्स हैं वो विसरी तितलियों को खाती थी और मोनार्क को नहीं खाती थी। तो अपने आप को बचाने के लिए विसरी तितलियां जो हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती थी और उनके साथ ही रहती थी, उनकी जैसी दिखने की कोशिश करती थी ताकि वो भी बच सके। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बी कम अ बर्ड्स डिनर। तो वो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा वो मोनार्क पक्ष जो तितलियां हैं उनके साथ मेल खाएंगी, सो मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, तो जितना ज़्यादा वो मोनार्क तितलियों की तरह दिखाई देंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर, तो उतनी ही कम संभावना हो जाती है कि जो पक्षी हैं बर्ड्स हैं वो उनको खाएंगे। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए वो मोनार्क तितलियों के बीच में रहती थी और उनकी नकल कर लेती थी ताकि जो पक्षी हैं वो मोनार्क समझ के उनको नहीं खाएं, छोड़ दें। तो इसलिए जो विसरी बर्ड्स हैं, तो इसलिए जो विसरी तितलियां हैं उन्होंने ये तरीका अपना रखा था। तो ये प्रोजेक्ट का टॉपिक था। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। अब एब्राइट जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें वो ये देखना चाहते थे कि वास्तव में ऐसा है क्या कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क जो तितलियां हैं उनको नहीं खाती हैं क्या। तो इब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज, यानी अब ये तो पहले रीज़न बताया है कि उन्होंने क्या टॉपिक लिया और क्यों लिया। अब वो कहते हैं कि इब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वॉज टू सी, वो ये देखना चाहते थे वेदर इन फैक्ट, कि वेदर का मतलब होता है कि यदि अगर इन फैक्ट सचमुच में यानी असल में ही ऐसा है या नहीं है, बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, कि क्या पक्षी जो हैं वो मोनार्क जो तितलियां हैं उनको खाते भी हैं या नहीं खाते। डिनर मतलब होता है रात का मुख्य भोजन और स्टारलिंग का मतलब होता है एक प्रकार की चिड़िया। तो ही फाउंड, तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर ये जो बर्ड्स हैं ये मोनार्क को खाती भी हैं या नहीं खाती, तो उनको पता लगा, ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने देखा कि एक और पक्षी खाते हैं, ये तो हम देख रहे थे, लेकिन पक्षियों में भी एक स्टारलिन नाम की जो बर्ड है, ये एक डिफरेंट बर्ड है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड। तो उन्होंने देखा कि वो चीज़ें नहीं खाती, उन कीटों को नहीं खाती जिनको एक साधारण पक्षी खाता है। ऑर्डिनरी बर्ड जिसको खाता है उन तितलियों को ये जो तितली है वो नहीं खाती। इसलिए जो स्टारलिन जो बर्ड है वो किसको खाती है, वो मोनार्क को खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, इसलिए वो जितनी भी उसको मोनार्क तितलियां मिल जाती हैं तो वो उन मोनार्क तितलियों को खा लेती है। तो ऐसा नहीं था कि मोनार्क जो तितलियां हैं उनको कोई नहीं खाता और इसलिए उनको कॉपी कर रही थी विसरी तितलियां। तो देखा आपने कि अब मोनार्क जो तितलियां हैं उनको भी कोई ना कोई तो खा ही रहा है। तो स्टारलिन नाम की जो बर्ड है वो मोनार्क तितलियों को खाती है, क्योंकि मोनार्क को कोई और बर्ड जो साधारण बर्ड होता है वो पक्षी जो होता है वो नहीं खाता। तो मोनार्क को कौन खाता है, स्टारलिन नाम की बर्ड खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, तो वो क्या करती है, जितनी भी उसको मोनार्क तितलियां मिलती हैं उनको वो सबको खा लेती है। इब्राइट सेड लेटर रिसर्च, अब ये कहते हैं यहाँ तक तो इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया। इब्राइट सेड, अब इब्राइट कहते हैं कि लेटर रिसर्च की बाद की जो खोजें हुई बाय अदर पीपल, जो दूसरे लोगों ने करी, शोड, उन्होंने ये दिखाया दैट विसरी प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, तो उन्होंने ये बात तो सिद्ध करी कि ये बात सही है कि मोनार्क जो तितलियां होती हैं उनको विसरी जो तितलियां हैं वो कॉपी करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो थियरी थी वो सही ही निकली। हालांकि उस समय जब उन्होंने वो स्टडी करी थी तो उन्होंने ये बताया था कि मोनार्क तितलियों को स्टारलिन बर्ड खाती है, और उसके बाद में भी और रिसर्च जब चलती रही तो आगे आने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि ये बात भी सही थी कि जो विसरी जो तितलियां थी
वो मोनार्क को कॉपी भी करती थी। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने किया था, इसमें फिर उनको प्राइज़ मिला। और कौन कौन से प्राइज़ मिले? दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट यानी इसको पहला पुरस्कार मिला जूलॉजी डिवीज़न में। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी डिवीज़न यानी जो जंतु विज्ञान का खंड है, उसमें अब इनको पहला प्राइज़ मिला। एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और जो काउंटी साइंस फेयर था उसके अंदर इनको इसी प्रोजेक्ट के लिए थर्ड प्राइज़ मिला। तो यानी कि इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला जूलॉजी खंड में और थर्ड प्राइज़ मिला इनको काउंटी फेयर में। तो देखिए जो इनाम जीतने का जो सिलसिला है वो चलता ही जा रहा है आगे से आगे, और लेवल भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले स्कूल में था, फिर उसके बाद में वो काउंटी फेयर में जीते, काउंटी फेयर के बाद में इंटरनेशनल लेवल तक वो पहुंच गए, और अब जूलॉजी डिवीज़न में भी उनको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब जब वो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, तब उस समय क्या हुआ, दूसरे साल में जब वो थे अपने हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च। तो उन्होंने एक नई रिसर्च शुरू करी, नया एक खोज करनी शुरू करी, उस पर काम करना शुरू करा। दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, जो कि उनको आगे लेके गई। कहाँ लेके गई? डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, तो रिसर्च का मतलब होता है हम कोई चीज़ के ऊपर काम करते हैं, पता लगाते हैं कि ऐसा है या नहीं है, या कोई नई खोज करने के लिए जो हम पूरा काम करते हैं वो रिसर्च होती है। तो ये जो रिसर्च करी उन्होंने, उसके आधार पर उन्होंने एक खोज कर डाली, और वो डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। और वो डिस्कवरी उन्होंने क्या करी, एक ऐसे हार्मोन का पता लगाया जिसको दूसरे लोग कोई जानते नहीं थे। हमारी बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्राव करती हैं, तो हार्मोन्स का अंतःस्राव करती हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च करी, खोज करके, और उन्होंने एक सिद्धांत का पता लगाया ऑफ एन अननोन इंसेक्ट, कि एक जो कीट होते हैं उनके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली कोई चीज़ का पता लगाना, और इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि हम कोई काम तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन उसी के माध्यम से कोई नई चीज़ निकल के आ जाती है। तो ये कह रहे हैं खोज जो कर रहे थे उसमें इनडायरेक्टली, यानी जो वो रिसर्च कर रहे थे कर किसी और चीज़ पे रहे थे, लेकिन उसका परोक्ष रूप से उन्होंने एक सिद्धांत पे पता लगा लिया। और वो क्या था? लेड टू हिज न्यू थियरी। और वो नया जो सिद्धांत था वो क्या था? ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि जो जीवन होता है कोशिकाओं का, उसकी उन्होंने खोज कर डाली। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखिए। प्रॉबेबली मतलब होता है संभवतः, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, हूबहू। ओवरऑल का मतलब होता है समग्र यानी पूरा का पूरा। डिस्कवरी यानी खोज। अननोन इंसेक्ट हार्मोन यानी अज्ञात कीट अंतःस्राव। इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से। और लाइफ ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का जीवन, कोशिकाओं का जीवन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अब पढ़ लिया कि अब जब उन्होंने सेकेंड ईयर में एक नई चीज़ कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे, तो उससे उनको एक खोज करी उन्होंने, और उसमें उन्होंने पता लगाया कि जो कीट होते हैं उनके अंदर एक अननोन हार्मोन होता है, यानी एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। और जब वो उस हार्मोन की स्टडी कर रहे थे तो उनको एक चीज़ और पता चली, उन्होंने लाइफ ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का जो जीवन होता है उसके बारे में भी पता लगा लिया। चलिए आगे देखते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल। जिस प्रश्न का वो उत्तर देना चाह रहे थे वो बिल्कुल साधारण था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। अब वो जो स्टडी कर रहे थे, जो उनका क्वेश्चन था जिसको लेके उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी थी, वो ये था कि जो मोनार्क जो तितलियां होती हैं उनका जो प्यूपा होता है, पहले हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या स्टडी करी थी कि मोनार्क जो तितलियां होती है उनकी वो जो इल्ली वाली स्टेज होती है उस पे एक विषाणु के कारण वो स्टेज पे ख़त्म हो जाती हैं। तो उसका उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला था कि भाई बीटल जो है, भंवरा जो है, उसके कारण उनमें एक ऐसा विषाणु आ जाता है और उससे डिजीज़ हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो उसकी तो खोज पे का रिजल्ट उनको आया नहीं। अब की बार उन्होंने प्यूपा के ऊपर करा, मोनार्क तितली के प्यूपा के ऊपर ही था रिसर्च। और अब की बार उन्होंने ये कहा कि जो
जो मोनार्क जो तितलियां हैं उनका जो प्यूपा होता है उसके ऊपर गोल्ड कलर के यानी सोने जैसे रंग के 12 स्पॉट्स बने हुए होते हैं और वो गिनती में 12 ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में कम है या ज़्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि इसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए कि ये जो प्यूपा है इसके ऊपर ये 12 रंग के जो धब्बे हैं या स्पॉट्स हैं ये क्यों हैं। तो द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर, तो वो क्वेश्चन जिसका उन्होंने उत्तर देने की कोशिश करी वो सिंपल, वो बहुत साधारण था। What is the purpose of the 12 tiny good spots on a monarch pupa? तो वो ये बताना चाहते थे कि मोनार्क नाम की जो तितलियां हैं उनका जो प्यूपा है उसके ऊपर ये जो 12 गोल्ड कलर के जो स्पॉट्स बने हुए हैं इनका पर्पस क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, कि ये किस लिए हैं, इनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। Everyone assumed the spots were just ornamental। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के लिए, तो सभी लोग ये कह रहे थे Everyone assumed the spots were just ornamental। सभी लोगों ने ये मान लिया था कि ये जो स्पॉट्स हैं यानी ये जो 12 बिंदियां जैसे दिखाई देती हैं इस प्यूपा के ऊपर ये सजावटी हैं, यानी इसकी डिज़ाइन होगी इस तरह का बना हुआ है। इब्राइट सेड, लेकिन इब्राइट ने कहा बट डॉक्टर उर्गट डिडंट बिलीव इट, यानी कि इब्राइट ने भी ये बात मान ली बाकी लोगों के जैसे ही कि शायद ये ऑर्नामेंटल होगा, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में चर्चा करी डॉक्टर उर्गट से तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि ये जो 12 स्पॉट्स हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये एक सजावटी रूप में हैं, यानी खाली दिखावटी हैं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता जिस पे लोग बाग विश्वास करते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर उर्गट की सब बातें मानते थे इब्राइट, तो उन्होंने भी अपना इस पे दिमाग चलाना शुरू कर दिया। आगे पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सिंपल मतलब होता है सरल, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, बिलीव का मतलब होता है किसी चीज़ में विश्वास करना, एक्सीलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट होना, कोई चीज़ उच्च स्तर की होना, डिवाइस का मतलब होता है उपकरण या फिर युक्ति, और प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है उत्पादन। तो चलिए आगे देखते हैं। टू फाइंड द आंसर, तो इस बात का जवाब पता लगाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर उर्गट ने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि ये ऑर्नामेंटल है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, ये सजावटी तो नहीं हो सकते क्योंकि संख्या में 12 है तो कुछ रीज़न होगा। इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। अब जब डॉक्टर उर्गट ने कह दिया तो फिर इब्राइट उसके ऊपर काम करने लगे। टू फाइंड द आंसर, तो इस बात का पता लगाने के लिए इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, इब्राइट के साथ एक बहुत ही मेधावी छात्र और थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, तो उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाने के लिए पहले तो हमें एक उपकरण बनाना पड़ेगा दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, जिसके अंदर कि हम ये दिखा सकें कि किस तरह से ये जो स्पॉट्स हैं ये बन रहे हैं। अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि ये जो स्पॉट्स हैं ये बन रहे हैं और इनके अंदर से एक अंतःस्राव हो रहा है, यानी कोई एक ऐसा हार्मोन निकल रहा है जो नेसेसरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, ताकि जो तितलियां हैं वो पूरी तरह से विकसित हो सके, उनमें पूरा विकास हो सके। तो अब ये उस पर काम करने लग गए और इन्होंने कहा कि ये जो स्पॉट्स हैं इनके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा अंतःस्राव होता है जो कि तितली को प्यूपा स्टेज से बटरफ्लाई बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वो लोग सफल भी हुए, उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि ये जो स्पॉट्स हैं जो गोल्डन कलर के ये ऐसे ही नहीं है, इनके अंदर से हार्मोन निकलता है जो कि इस प्यूपा स्टेज से उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट को पहला पुरस्कार मिला, फर्स्ट प्लेस मिली इन द काउंटी फेयर। काउंटी फेयर में अब की बार उनको इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट प्राइज मिला एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और जब यहाँ पर उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया तो उसके आधार पे उनका दाखिला हो गया, यानी उनको एंट्री मिल गई उससे भी बड़े इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। तो अब इसके अंदर इस एग्जीबिशन में इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए उनको एंट्री मिल गई, यानी वो उनका लेवल जो है और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया। देयर ही वन थर्ड प्राइज, उधर जाने के बाद में भी थर्ड प्लेस उनको प्राप्त हुई, यानी ये प्रोजेक्ट यहाँ पर तो फर्स्ट था और उसमें भी इनको एंट्री मिल गई और उस
प्रतियोगिता में भी इनको इसी प्रोजेक्ट के लिए 3rd प्लेस मिली। तो उन्होंने जीता तीसरा पुरस्कार फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी के लिए उन्होंने जीव विज्ञान के लिए, क्योंकि वो उस पर ही काम कर रहे थे, इंसेक्ट जीव विज्ञान का ही पार्ट है, तो वहाँ पर उनको 3rd प्राइज मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और इस प्रोजेक्ट के आधार पर उनको आगे और क्या मिला वो देखिए। He also got a chance, उनको एक और मौका भी मिला टू वर्क, काम करने का। कहाँ पे? ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मी की छुट्टियों में, गर्मियों के दौरान उनको काम करने का मौका मिला एट द एटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये नाम है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। यहाँ के एटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का उनको मौका मिला। इनका हिंदी में मीनिंग देखिए आप। हार्मोन का मतलब होता है अंतःस्राव, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी या आवश्यक, फुल डेवलपमेंट का मतलब होता है पूरा विकास होना, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी मेला। इंजीनियरिंग फेयर यानी अभियांत्रिकी मेला, और इंटरनेशनल साइंस का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान। तो दोनों का इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर का पूरा मतलब है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी मेला। ड्यूरिंग द समर यानी ग्रीष्म ऋतु के दौरान, और एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान। जिस तरह से हर एक साइंस को नाम दिया गया है, अगर आप बायोलॉजी है, जूलॉजी है, उस तरह से एक एंटोमोलॉजी जो है वो जो कीटों के का जो विज्ञान यानी जो कीटों की स्टडी करते हैं उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो क्योंकि ये कीट की स्टडी कर रहे थे तो इनको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में यानी कीटों के विज्ञान की एक लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में काम करने का मौका मिला। और वो प्रयोगशाला कहाँ थी? वो थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। इस जगह पे ये बहुत ही जानी मानी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे इनको काम करने का मौका मिला। As a high school junior, Richard Everett continued his advanced experiments on the monarch pupa। अब वो हाई स्कूल जूनियर में पहुंच चुके थे और रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यूड यानी लगातार हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, अपने वो जो एडवांस एक्सपेरिमेंट्स थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। कंटिन्यूड का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना, और एडवांस यानी उन्नत जो एक्सपेरिमेंट थे उनको आगे बढ़ाते हुए ऑन द मोनार्क प्यूपा। और वो किस पे कर रहे थे? वो मोनार्क नाम की जो तितली है उसका जो प्यूपा है उस पे जो स्टडी कर रहे थे उसको वो आगे बढ़ाने लगे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस। और उस साल फिर से उनका जो प्रोजेक्ट है उसको पहला प्राइज मिला, वापस से उनको फर्स्ट प्राइज मिला एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और अब की बार उनको फर्स्ट प्राइज कहाँ पे मिला? इंटरनेशनल साइंस फेयर में, जहाँ पिछली बार उनको 3rd प्राइज मिला था, अब की बार उनको वापस और स्टडी करी तो फर्स्ट प्राइज मिल गया वहाँ पे। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी। और इसके कारण उनको एक मौका और मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का, वापस से गर्मियों के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर, फिर जब वो जूनियर से जब वो सीनियर ईयर में पहुंच गए यानी और हाई क्लास में पहुंच गए, ही वेंट अ स्टेप फर्दर। तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। उससे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। आर्मी लेबोरेटरी का मतलब होता है सैन्य प्रयोगशाला, और सीनियर ईयर का मतलब होता है वरिष्ठ वर्ग। तो इन हिज सीनियर ईयर यानी अपने अगले साल वरिष्ठ ईयर में जब वो पहुंचे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो आगे एक स्टेप और एक पायदान और ऊपर चढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर। अब उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्क जो तितली है उसके जो पंख हैं उसके ऊपर जो कोशिकाएं हैं उनको कल्चर में डेवलप करना शुरू कर दिया, ताकि वो पता लगा सके कि उसमें क्या चीज़ है, उन कोशिकाओं के अंदर क्या है। कल्चर का मतलब होता है संवर्धन और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। तो मोनार्क जो तितली है उसके पंख जो है उसको उन्होंने लिया और ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर
और अब उन्होंने संवर्धन के अंदर मोनार्क जो पक्षी है उसके जो पंख हैं उसके अंदर से कोशिकाएं ली और उनको संवर्धित करना शुरू कर दिया, यानी उनको कल्चर में डाला और उसकी स्टडी शुरू कर दी। एंड शोड, और फिर उन्होंने ये दिखाया भी कि दैट द सेल्स, कि ये जो कोशिकाएं हैं वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और फिर उन्होंने ये बताया कि अब ये जो तितलियां बनने लग गई हैं, इनके जो पंख बनने लग गए हैं, इसके ऊपर ये जो पहले हमने पढ़ा गोल्ड स्पॉट्स जो प्यूपा के ऊपर थे वही तो तितली का रूप लेंगे ना। तो जैसे जैसे वो तितली का रूप ले रहा है, वो प्यूपा जो है तितली में कन्वर्ट हो रहा है और उसके पंख बन रहे हैं। तो पंख बनने के बाद में भी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो उस तितली में, उन्हीं पंखों के ऊपर ये जो स्पॉट्स हैं, इनकी जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर से कोई एक हार्मोन ऐसा निकलता है जो उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो एक अंतःस्राव होता है इन की कोशिकाओं के अंदर, उस पे वो स्टडी कर रहे थे। तो वो हार्मोन जो है वो निकलता है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट के लिए अब इनको जूलॉजी में जहाँ पहले एंट्री मिली थी, ये प्राइज़ भी जीते थे, उसमें अब की बार इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला इस स्टडी के लिए। ये जो इन्होंने कोशिकाओं की स्टडी करी उसके लिए इनको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। अंतर्राष्ट्रीय जो मेला था उसमें फिर से इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला कि ये बात सही थी कि जो पंख होते हैं उनके पर जो स्पॉट्स बने हुए हैं, इनका एक रीज़न होता है कि ये हार्मोन छोड़ते हैं। और अब उन्होंने ये बताया कि ये जो हार्मोन जो निकलते हैं, इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने स्टडी करी कि किस तरह की ये कोशिकाएं होती हैं। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। उन्होंने स्पेंड किया, यानी उन्होंने गुजारा अब गर्मी का जो समय था ग्रेजुएशन के बाद में, आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क, उसी को काम को आगे बढ़ाते हुए एट द आर्मी लेबोरेटरी। और कहाँ पे उन्होंने काम किया, ये आर्मी जो लेबोरेटरी में, यानी जो सैन्य प्रयोगशाला में उनको काम करने का मौका दोबारा मिला, वहाँ पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद में उनको वापस से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था उसके अंदर भी उनकी जो प्रयोगशाला थी यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसमें भी उनको काम करने का मौका मिला और उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अब the following summer, यानी अगली जो ग्रीष्म ऋतु थी, after his freshman यानी जब वो फर्स्ट ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर के जो छात्र थे पहले साल के ग्रेजुएशन के टाइम पे, उसको फ्रेशमैन बोलते हैं। तो द फॉलोइंग समर, यानी जो अगली जो ग्रीष्म ऋतु आई उस समय एज अ फ्रेशमैन, यानी पहले ईयर के स्टूडेंट हो गए थे, कॉलेज में आ गए थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और वो कहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के वो छात्र बन गए कॉलेज के। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, वो वापस से प्रयोगशाला में गए ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन दी हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था वहाँ जाके इसी गोल्ड स्पॉट के ऊपर काम करना दोबारा से शुरू कर दिया, जो मोनार्क तितलियों के ऊपर था, पंखों के ऊपर था। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और उस प्रयोगशाला के अंदर जितने भी उपकरण थे उनको काम में लेते हुए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी उन्नत और जटिल उपकरण जो वहाँ पे मिल गए उनकी रिसर्च को और अच्छा बढ़ाने के लिए, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई का मतलब होता है पता लगाना। तो वो कामयाब हो गए थे पता लगाने में द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, कि वो जो केमिकल स्ट्रक्चर यानी वो जो रासायनिक संरचना थी उन हार्मोन्स की, वो पता लगाने में वो कामयाब हो गए थे। तो बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लिख लिख के याद कीजिएगा। थैंक यू।